हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। माय सेल्फ प्रवीण पांडे। और अभी तक हम लोगों ने काफ़ी हद तक क्वेश्चंस को जो डिस्कस कर लिया है, जो भी आपके प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, और वैसे ही क्वेश्चन आपके जो रिपीट भी होने वाले हैं। तो बस आपको क्या करना है, प्रैक्टिस मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चंस करना है। जितने क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। तो अब वहाँ पर वो टॉपिक मेरा कंप्लीट होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब हम लोग जो है डील करने वाले हैं एनर्जी और पावर के बारे में। पहले हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग जो है मैकेनिकल एनर्जी पढ़ेंगे। तो देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। तो देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारी जो है बेसिकली क्या होती है, और फिर इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अब इसमें क्या होता है यहां पे देखते हैं। यहां पर आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। तो देखिएगा, जब भी हम लोग वोल्टेज को अप्लाई करते हैं, मतलब पोटेंशियल को जब भी हम अप्लाई करते हैं, तो उसकी वजह से एक करंट फ्लो होती है। मैंने आपको बताया था, जब भी आप पोटेंशियल अप्लाई करते हैं किसी भी सर्किट में, और वो अगर वो सर्किट आपका कंप्लीट है, तो वहां पर एक आपकी जो करंट फ्लो होती है, मतलब कि वहां पर मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं। तो अगर वो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है, तो बेसिकली वो इलेक्ट्रॉन्स किसी एनर्जी को कंज्यूम कर रहे होंगे, तभी वो मूवमेंट कर रहे होंगे। और वो अगर एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो आपकी एनर्जी कौन सी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसी को कहते हैं, ठीक है ना। तो मतलब क्या है, मैं यहां पर बोल सकता हूं कि वोल्टेज अप्लाइड, अगर आपका जो है किसी भी सर्किट में आप पोटेंशियल को अप्लाई करते हैं, तो एक आपकी जो करंट फ्लो होती है फॉर ए पर्टिकुलर टाइम, किसी भी टाइम के लिए। जैसे मैं जो है बोल रहा हूं कि 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम के लिए अगर आपका जो फ्लो, जैसे अगर मैं बोलता हूं कि सपोज दैट कि आपके पास एक जो है बल्ब लगा हुआ है, तो अगर आपकी जो है बैटरी लगी 6 वोल्ट की, मान लीजिए लेट अस टेक, बल्ब आपका जो है 6 वोल्ट का है, और वहां पर जो है बैटरी भी आपकी जो है 6 वोल्ट की लगी हुई है। 6 वाट का बल्ब हो गया, और बैटरी भी आपकी जो 6 वोल्ट की लगी हुई है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर ऐसा तो नहीं है कि वो इनफाइनाइट टाइम तक आपका जो बल्ब जो है ग्लो करेगा, ऐसा पॉसिबल तो बिल्कुल भी नहीं है। मतलब क्या है, किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए वो आपका जो बल्ब ग्लो कर रहा होगा, जब तक कि उसकी पूरी एनर्जी बल्ब कंज्यूम ना कर ले, या फिर जो है बल्ब जितनी भी जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको हीट एनर्जी या फिर जो लाइट एनर्जी के फॉर्म में पूरा जो कन्वर्ट ना कर दे। तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि जो भी आपकी एनर्जी है, वो आपकी जो बल्ब जो है कंज्यूम कर रहा है फॉर द पर्टिकुलर टाइम, कोई भी टाइम हो सकता है, ठीक है ना। तो वैसे ही मैं यहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को भी डिफाइन कर रहा हूं कि जब भी हम कोई पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, तो उसकी वजह से आपकी जो करंट फ्लो होती है किसी भी टाइम t सेकेंड के लिए, ठीक है ना। तो जितना यहां पर एनर्जी आपकी जो कंज्यूम हो रही है, जिसकी वजह से आपका जो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलते हैं, ठीक है ना। तो या फिर हम बोल सकते हैं कि जो भी आपका मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, या फिर मूवमेंट ऑफ द चार्ज हो रहा है, बिकॉज ऑफ द कंजप्शन ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो रहा है, ठीक है। मतलब क्या है, बेसिकली मैं यहां पर एक एग्जांपल भी ले सकता हूं कि देखिएगा, ये आपके पास मान लीजिए सपोज दैट कि एक आपके पास जो है नॉर्मल सर्किट है, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड एज द, एक आपके पास यहां पर जो है नॉर्मल सर्किट है। ये आपका पोटेंशियल मान लीजिए V हो गया, यहां पर करंट आपकी जो I फ्लो रही है, और यहां पर रेजिस्टेंस मान लीजिए R है, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जो I होगा, जो आपकी करंट फ्लो होती है, वो आपकी जो है चार्जेस पे डिपेंड करती है। मैंने आपको बताया था कि जो आपका चार्ज होता है Q इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू टी होता है। मतलब क्या है, मैं I इज इक्वल टू क्या बोल सकता हूं, Q डिवाइड बाई टी। मतलब क्या है, चार्जेस पर सेकेंड। आपकी जो करंट फ्लो होती है वो आपकी जो है नंबर ऑफ चार्जेस पर सेकंड, मतलब चार्जेस कितने आपके जो मूव कर रहे हैं, मतलब 1 सेकंड के टाइम में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। मतलब क्या है, यहां पर करंट को आप जो है 2 यूनिट में डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट यूनिट इज कॉल्ड एज द एम्पियर, एंड सेकंड यूनिट इज कॉल्ड एज द कूलम्ब पर सेकंड। तो यहां पर कूलम्ब पर सेकंड से भी आपका आई आ सकता है, ठीक है। तो ये आपकी करंट यहां से यहां पर फ्लो हो रही है। इसका मतलब क्या है, ये रेजिस्टेंस में आपका कुछ एनर्जी आपका कंज्यूम हो रहा होगा, ठीक है ना। ये आपकी एनर्जी कुछ यहां पर कंज्यूम हो रही है। कौन सी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी हो सकती है, तो देख सकते हैं उसको हम लोग। एक बात मुझको ये बताइए कि मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, V इज इक्वल टू क्या बताया था, W डिवाइड बाई Q, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड एज द पोटेंशियल, ठीक है। ये बात मैंने आपको बताया था। तो इसका मतलब एक बात मुझको आप ये बताइए कि यहां से मैं V इंटू Q को मैं W बोल सकता हूं, एंड W इज कॉल्ड एज द वर्क डन, एंड वर्क डन इज डिफाइंड इन द जूल्स। ये बात तो क्लियर है, ठीक है। तो V इंटू क्यू, तो V इंटू क्यू आपका यहां पर वर्क डन है, और वर्क डन का जो यूनिट होता है वो आपका जूल होता है, और एनर्जी का भी यूनिट आपका जूल होता है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, क्या मैं V इंटू क्यू को V और Q को क्या मैं I इंटू टी से रिप्लेस कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। तो ये क्या हो जाएगा, I इंटू टी। अच्छा, यहां पर
V इंटू आई इंटू टी। अच्छा, यहां पर I को एक बात बताइए, ओम्स लॉ में मैंने आपको बताया है V इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू आर होता है। तो क्या मैं V इज इक्वल टू आई इंटू आर से रिप्लेस कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, या फिर अगर मैं यहां पर जो आई को यहां पर अगर मैं रिप्लेस करूंगा तो V बाई आर से यहां पर जो है रिप्लेस करूंगा, तो अगर मैं आई की वैल्यू को यहां पर पुट कर देता हूं तो V स्क्वायर डिवाइड बाई आर हो जाएगा। तो बेसिकली ये भी हो सकता है कि V स्क्वायर डिवाइड बाई आर इंटू टी। तो ये सारे जो आपके फॉर्म हैं, दिस ऑल द फॉर्म्स ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, आपका क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। आप यहां पर देख सकते हैं V इंटू आई इंटू टी, मतलब क्या है, पोटेंशियल इंटू करंट इंटू टाइम। ये आपका क्या है, दिस इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। साथ में हम लोग इसको भी बोल सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एंड वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब यहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी के मैंने आपको जो है 3 यहां पर फॉर्मूलेस बता दिए, V इंटू आई इंटू टी, आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। अब यहां पर ये फॉर्मूलेस को कहां पर यूज करना है, इस बात को भी ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। V इंटू आई इंटू टी आप तब यूज करेंगे अगर आपके पास पोटेंशियल भी पता हो और वहां पर करंट भी पता हो। जब आपके पास पोटेंशियल और करंट आपको जो है दोनों पता होगी, तो वहां पे डायरेक्टली आप V इंटू आई इंटू टी को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका फॉर्मूला है आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, इट विल बी यूज फॉर द सीरीज सर्किट, बिकॉज इन केस ऑफ द सीरीज सर्किट, सीरीज में जब भी कुछ होता है तो वहां पर करंट आपकी जो सेम फ्लो होती है, तो वहां पर आप जो है आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी को यूज करेंगे तो जल्दी आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आपके पास क्या है, पैरेलल सर्किट गिवन है, मतलब क्या है, वहां पर पोटेंशियल या फिर वोल्टेजेस सेम होते हैं इन केस ऑफ द पैरेलल सर्किट, वो मैं आगे भी आपको जो है बताऊंगा कि पैरेलल सर्किट और सीरीज सर्किट क्या होता है। तो अभी यहां तक के लिए आप बस इतना समझिए कि सीरीज सर्किट में आपकी करंट सेम होती है और पैरेलल सर्किट में आपका वोल्टेज सेम होता है। तो अगर आपका वोल्टेज सेम होगा तो V स्क्वायर बाई आर इंटू टी अगर आप यूज करेंगे तो आपको जल्दी आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो यहां पर हमारे पास क्या है, 3 फॉर्मूलेज हो गए यहां पर, किसको निकालने के लिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को निकालने के लिए। अच्छा, एक बात मुझको ये बताइए कि इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो यूनिट होगा वो क्या होगा, यहां पर V इंटू आई इंटू टी, मतलब क्या है, बेसिकली ये हमारा एक एनर्जी का फॉर्म कर रहा है और एनर्जी को हम लोग हमेशा डिफाइन करते हैं किसमें, जूल्स में डिफाइन करते हैं। तो बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो आपकी होगी, जिसको मैं यहां पर डबल E बोल रहा हूं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो ये जो आपका होगा, इसको हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि इसके लिए आप यहां पर यूनिट को डिफाइन करेंगे, विच विल बी कॉल्ड एज द जूल। जूल इज कॉल्ड एज द यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब क्या है, यहां पर तो ये बात तो हो गया। एक बात मुझको ये बताइए कि V इंटू आई बेसिकली आपका जो क्या यूनिट होता है, V इंटू आई का मतलब क्या हो गया, V इंटू आई इज कॉल्ड एज द पावर, V इंटू आई इज कॉल्ड एज द पावर। यहां पर क्या है, पावर इंटू टाइम होता है बेसिकली। V इंटू आई को हम लोग यहां पर क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। आई स्क्वायर इंटू आर को भी हम लोग यहां पर क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। और V स्क्वायर बाई आर को भी हम लोग यहां पर क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। तो बेसिकली पावर इंटू टाइम हो रहा है और पावर की यूनिट हमेशा क्या होती है, वॉट होती है। तो वॉट इंटू टी का मतलब क्या है, टाइम। टाइम यहां पर अगर आपने जो सेकंड में लिया है तो वॉट सेकंड भी हम यहां पर बोल सकते हैं। तो वॉट सेकंड इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ द एनर्जी। तो वॉट सेकंड भी हो सकता है, बट कॉमर्शियली ध्यान दीजिएगा, कॉमर्शियली हम लोग यहां पर जो है कौन सी यूनिट यूज करते हैं, तो कॉमर्शियली हम लोग यहां पर यूज करते हैं 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर को हम लोग जो है यूज करते हैं कॉमर्शियली। जो हम लोग अभी जो है अपने घरों में भी आपके जो है जो आपकी यूनिट आती है, जो आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो आप कंज्यूम करते हैं, आपके घर में जो मीटर्स लगे होते हैं, वो भी आपके जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपने कितना कंज्यूम किया है उसको वहां पर बताते हैं। तो बेसिकली उसका भी जो यूनिट होता है वो आपका किलोवाट आवर होता है। और इसीलिए अगर आपको कभी भी पता होगा तो 1 यूनिट जो होता है वो 1 किलोवाट आवर होता है। तो बेसिकली 1 किलोवाट आवर विल बी इक्वल टू 1 यूनिट, मतलब आपने 1 यूनिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम कर लिया है। इट इज कॉल्ड एज द 1 किलोवाट आवर, ठीक है ना। ये बात को ध्यान में रखिएगा। मतलब ये आपका कॉमर्शियल, इसको बोलते हैं कॉमर्शियल यूनिट। इसको हम लोग यहां पर डिफाइन किससे करते हैं, इसको यहां पर हम लोग डिफाइन किससे करते हैं, तो इसको हम लोग यहां पर डिफाइन करते हैं कॉमर्शियल यूनिट से। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमर्शियल यूनिट, ठीक है ना। इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉमर्शियल यूनिट बोलेंगे, ठीक है। या फिर इसके साथ साथ हम लोग इसको इस तरह से भी इसको डिफाइन करते हैं, BOT बोलते हैं। क्या बोलते हैं, BOT मतलब बोर्ड ऑफ ट्रेड।
इसको क्या बोलते हैं, बोर्ड ऑफ ट्रेड भी बोलते हैं। मतलब क्या है, बेसिकली ट्रेड में भी हम लोग यही वाला यूनिट यूज करते हैं। कौन सा, 1 किलोवाट आवर, मतलब किलोवाट आवर इज कॉल्ड एज द कॉमर्शियल यूनिट। इस बात को भी दिमाग में रखिएगा। तो बहुत ही सिंपल बात है यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, बट ये आपके लिए जो है बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है और बहुत ज्यादा नेसेसरी भी है कि इसको आप जो है दिमाग में रखेंगे कि किलोवाट आवर इज कॉल्ड एज द कॉमर्शियल यूनिट। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, एक बात बताइएगा कि यहां पर 1 किलोवाट आवर को अगर मुझको यहां पर लिखना हो तो यहां पर 1 किलोवाट आवर को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखिएगा, यहां पर 1 किलोवाट आवर कितना हो जाएगा, 1 किलोवाट आवर। तो ठीक है, अच्छा 1 किलोवाट में कितना वाट होता है, 1000 वाट होता है। ठीक है, तो 1000, अच्छा आवर को अगर आपको जो है सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है तो एक आवर में 60 मिनट्स होते हैं और 60 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। तो मतलब क्या है, 1000 इंटू 60 कितना आ गया यहाँ पर, 36 1 2 3 4 5 36 इंटू 10 के पावर 5 वाट सेकेंड। ठीक है ना, तो 1 किलोवाट आवर विल बी इक्वल टू 36 इंटू 10 के पावर 5 वाट सेकेंड। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। या फिर इसी को हम लोग बोल सकते हैं 36 इंटू 10 के पावर 5 जूल्स भी बोल सकते हैं। अभी मैंने इसके पहले आपको बताया है कि जो आपका जूल होता है वो भी आपका बताता है कि आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कितना कंज्यूम किया है, या फिर उसको हम जो है वॉट सेकंड में भी बोल सकते हैं। तो वॉट सेकंड एंड जूल इज द वेरी स्मॉल यूनिट विच कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द कॉमर्शियल पर्पस, एंड दैट्स व्हाई फॉर द कॉमर्शियल पर्पस वी आर यूजिंग ए वेरी बिग क्वांटिटी और ए वेरी बिग यूनिट दैट इज कॉल्ड एज द किलोवाट आवर। सो आई होप इट इज वेरी 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 मच क्लियर टू यू। तो ठीक है, ये बात आपको जो है क्लियर हो गई। अच्छा कहीं कहीं ये आपका इस तरह से भी लिखा होता है कि 3.6 इंटू 10 के पावर 6 भी लिखा होगा। अगर यहां पर आपका पॉइंट एक जगह हम लोग लगा देंगे तो यहां पर आपका जो है 10 के पावर 1 इंक्रीज कर जाएगा, तो ये भी आपका कहीं कहीं मेंशन होता है, तो इसको भी आप जो है ध्यान में रखिएगा। तो ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, दिस इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो आई होप ये बात आपको जो है क्लियर हो चुकी है। इसके बाद चलते हैं इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में। वैसे तो मैंने यहां पर आपको जो है यहां पर जो पावर के बारे में बता दिया है, बट फिर भी एक बार इलेक्ट्रिकल पावर देख लेते हैं। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिकल पावर को डिफाइन कैसे करते हैं देखते हैं। अब आपके पास नेक्स्ट टॉपिक है, दिस इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रिकल पावर। ठीक है, तो इसमें क्या क्या टॉपिक्स है, मतलब इसमें इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिकल पावर का मतलब ही क्या होता है, पावर आपका बेसिकली क्या होता है, रेट एट विच द वर्क इज डन, रेट एट विच द वर्क इज डन, किस रेट से आपका जो काम हो रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल मतलब पावर बोलते हैं बेसिकली। ठीक है ना, तो इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि रेट एट विच, इसको क्या बोल सकते हैं, रेट एट विच वर्क इज डन। ठीक है, वर्क इज डन। अच्छा एक बात मुझको आप ये बताइए कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि वर्क का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, जूल होता है, और सेम यूनिट आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी का भी होता है। तो बेसिकली दोनों का यूनिट अगर आपका जो है सेम है तो बेसिकली मैं उन दोनों को सिमिलर क्वांटिटीज मान सकता हूं। तो इसका मतलब क्या है कि पावर जो होगा वो वर्क पर यूनिट टाइम है, वर्क पर यूनिट टाइम है। तो इसका मतलब क्या, मैं एनर्जी पर यूनिट टाइम भी बोल सकता हूं, क्योंकि मैं रिजेंबलेंस कर रहा हूं वर्क को और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। तो इसका मतलब क्या है, यहां पर मैं पावर को डिफाइन कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्या हो गया, वर्क डन पर यूनिट टाइम। ठीक है ना, W/T, और ये फार्मूला आगे चल करके बहुत ज्यादा यूज भी होता है, बहुत ही बेसिक फार्मूला है, आप लोग को भी ये बात जो है पता होगी कि वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रिकल पावर। ठीक है ना, अच्छा इसका मतलब क्या, वर्क डन को मैं यहां पर डिफाइन कर सकता हूं V इंटू आई इंटू टी डिवाइड बाई टी, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया है कि जो आपकी वर्क डन है दिस इज द सिमिलर टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी डिफाइंड एज V इंटू आई इंटू टी। तो मैंने वहां पर इसको जो है रिप्लेस कर दिया, तो यहां से आपका जो है T और T आपस में कैंसिल आउट हो गया, पावर आपका V इंटू आई आ गया। सेम एज इट इज आपके पास दो फॉर्मुलेस और थे, आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी एंड बी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। तो अगर आपको जो टी से टी अगर आप जो है डिवाइड कर देते हैं तो बेसिकली आपके पास पावर के तीन फॉर्मुलेस अब आ जाते हैं। फर्स्ट आपका v इंटू आई हो जाएगा, सेकंड आपका क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर इंटू आर हो जाएगा, एंड थर्ड आपका क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर। तीन फॉर्मुलेस आपको जो है यहां पर पावर के मिल गए। अच्छा इसका मतलब क्या है, बेसिकली ये तीनों जो आपके जो डिफाइन करेंगे पावर को, कौन सी यूनिट में डिफाइन करेंगे, आपके वॉट्स में डिफाइन करेंगे, वॉट्स में। ठीक है ना, वॉट
what is the unit of the electrical power, but commercially we are not using in the watts, we are using किलोवाट और द मेगावाट। मतलब क्या है, बेसिकली आपको जो है किलोवाट या फिर आप जो है मेगावाट यूज करते हैं। तो अच्छा, यहां पर अगर मैं आपको जो है किलोवाट पूछता हूं तो किलोवाट आपका बेसिकली कितना होता है, इट इज कॉल्ड एज द 1000 वाट। 1000 watt is called as the kilowatt, and megawatt is called as 10 के पावर 6 watts। It is called as the 10 के पावर 6 watt। तो आई होप ये भी बात आपको जो है क्लियर होगी। मेगा का मतलब क्या होता है, 10 के पावर 6 होता है। माइक्रो का मतलब क्या होता है, 10 के पावर -6 होता है। तो वो सारी चीजें भी आप यहां पर जो है ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ये तो आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल पावर हो गया। अच्छा, जैसे आपका यहां पर इलेक्ट्रिकल पावर होगा, वैसे ही कुछ आपका यहां पर जो है मैकेनिकल पावर भी होता है, ठीक है। तो अब इसके बाद देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्या है, दैट इज कॉल्ड एज द मैकेनिकल पावर। और मैकेनिकल पावर को हम लोग यहां पर जो है डिफाइन कैसे कर सकते हैं, देखते हैं। तो नेक्स्ट क्या है आपके पास जो है मैकेनिकल पावर है, उसको देखते हैं कि मैकेनिकल पावर क्या होती है। मैकेनिकल पावर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मैकेनिकल पावर है, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं कि मैकेनिकल पावर या फिर जो है मैकेनिकल पावर को हम लोग जो है क्या बोलते हैं, या फिर मैकेनिकल एनर्जी को क्या बोलते हैं, मैकेनिकल वर्क को क्या बोलते हैं। अच्छा, मैकेनिकल पावर से पहले हम लोग यहां पर पढ़ लेते हैं मैकेनिकल वर्क, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक बार उसको देख लेंगे, तब उसके बाद ये बात जो है समझ में आ जाएगी। तो मैकेनिकल वर्क सबसे पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। अच्छा, मैकेनिकल वर्क का मतलब क्या है, जो आप फिजिकली देख सकते हैं। अगर सपोज दैट कि आपके पास कोई भी एक ब्लॉक रखा है, उस पर आप फोर्स लगा रहे हैं और वो ब्लॉक आपका मूवमेंट कर रहा है, तो बेसिकली आप जो है मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं। मतलब क्या है, आप मैकेनिकल एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हैं या फिर मैकेनिकल एनर्जी को सप्लाई कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू द बॉडी, ठीक है। विथ रेस्पेक्ट टू द बॉडी अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं तो आप जो है उसके लिए कंज्यूमिंग एलिमेंट हो गए, अगर आप सप्लाई कर रहे हैं तो आप जो सप्लाइंग एलिमेंट हो गए। तो मतलब यहां पर क्या है, अगर आपके पास कोई भी एक बॉडी रखी हुई है और आप वहां पर फोर्स लगा रहे हैं और उसमें डिस्टेंस की वजह से आपका जो मूवमेंट हो रहा है, मतलब क्या, मूवमेंट की वजह से वो आपका जो कुछ डिस्टेंस मूव कर रहा है, उसके मल्टीप्लिकेशन को हम लोग यहां पर क्या बोलते हैं, मैकेनिकल वर्क बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, तो बेसिकली मैं यहां पर बोल सकता हूं कि मैकेनिकल वर्क कैन बी डिफाइंड एज द वर्क डन जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आपने जो है कुछ फोर्स लगाया है और मूवमेंट हुआ है। तो मतलब क्या हो, मैकेनिकल वर्क विल बी गिवन बाय फोर्स इनटू डिस्टेंस। आपने यहां पर फोर्स लगाया और कितना डिस्टेंस आपका जो है मूवमेंट हुआ, दिस इज कॉल्ड एज द वर्क या फिर मैकेनिकल वर्क, ठीक है ना। अच्छा, फोर्स जो होता है उसका यूनिट यहां पर क्या होता है, न्यूटन होता है, और जो आपका डिस्टेंस होगा उसका यूनिट क्या होगा, मीटर होगा। तो बेसिकली यहां पर जो मैकेनिकल वर्क होगा इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन मीटर होगा, ठीक है। न्यूटन मीटर में इसको हम लोग जो है डिफाइन कर सकते हैं, या फिर मैंने आपको बताया कि वर्क को हमेशा आप लोग जो है डिफाइन कर सकते हैं विथ जूल्स, इसको आप लोग जो है जूल भी बोल सकते हैं। तो आई होप ये बात भी आपको जो है क्लियर हो रही होगी कि आप जो है न्यूटन मीटर ही बोल सकते हैं या फिर जूल भी बोल सकते हैं, बिकॉज फोर्स इनटू डिस्टेंस, न्यूटन इनटू मीटर इज कॉल्ड एज द न्यूटन मीटर एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द जूल, ठीक है ना। तो ये बात आपको क्लियर होगी कि मैकेनिकल वर्क और द मैकेनिकल एनर्जी। अच्छा, एक बात बताइए, अगर मैं आपसे पूछता हूं मैकेनिकल पावर क्या होगी, तो वो भी यहां पर आप जो है डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, मैकेनिकल पावर अगर आपसे कोई पूछता है कि मैकेनिकल पावर क्या होगी, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। हमेशा आपको पता है कि जो भी आपकी पावर होती है वो क्या होती है, एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, या फिर आपका जो है रेट ऑफ डूइंग ऑफ वर्क इज कॉल्ड एज द पावर, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मैकेनिकल पावर है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मैकेनिकल पावर, ठीक है ना। तो यहां पर इसको अगर आपको डिफाइन करना है तो बेसिकली आप इसको यहां पर कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो यहां पर आप इसको आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि यहां पर आपका वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज द पावर, ठीक है ना। तो मैकेनिकल पावर जो होगा विल बी इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम। अच्छा, वर्क डन अभी मैंने आपको बताया है कि उसको हम लोग जो है न्यूटन मीटर या फिर जो है जूल में लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर पर सेकेंड या फिर जूल पर सेकेंड या फिर जूल पर सेकेंड इज कॉल्ड एज द यूनिट ऑफ द मैकेनिकल पावर, ठीक है ना। बट ध्यान दीजिएगा, आपके घर में आपने अपने घर में जो है मोटर्स को देखा होगा, जो पानी वाला मोटर होता है, जो आपको जो पानी को ऊपर लेकर के जाता है, वो एचपी में होता है। बेसिकली वो आपका जो है एक मैकेनिकल वर्क कर रहा होता है। वहां पर आपकी जो है रोटेशन होती है, आपका जो मैकेनिकल मतलब एक्चुअली वो क्या होता है, मोटर होता है। तो मोटर में मैकेनिकल वर्क ही होता है, जिसकी वजह से आपका जो है रोटर जो है मूव कर रहा होता है। अगर आपका रोटर मूव कर रहा है तो बेसिकली वहां पर एक मैकेनिकल वर्क हो रहा है, या फिर आप बोल सकते हैं कि वहां पर एक मैकेनिकल पावर कंज्यूम हो रही है। और अगर मैं
मैं आपसे पूछूं कि वहां पर पावर किसके फॉर्म में लिखी होती तो आपको याद होगा कि 1 HP, 1.5 HP, 2 HP। दिस इज कॉल्ड एज द कॉमर्शियल और द प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ द मैकेनिकल पावर। HP, हॉर्स पावर इज कॉल्ड एज द प्रैक्टिकल और द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ मैकेनिकल पावर। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो यहां पर देखिएगा मैकेनिकल पावर आपको यहां पर डिफाइन किस में करते हैं, हॉर्स पावर में डिफाइन करते हैं। इसको हम लोग हॉर्स पावर में डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। तो 1 HP जो होता है, ध्यान दीजिएगा, 1 HP विल बी इक्वल टू 746 वॉट। ये आपका 746 वॉट होता है, बट कुछ किताबों में 735, 736 भी दिया जाता है। तो वहां पर कंफ्यूज नहीं होने का, कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं देगा कि आपका बहुत ज्यादा वेरिएशन हो। 735 से लेकर के 745, 46 या फिर जो है 750 के आसपास जो भी आपकी जो वैल्यूज रहेंगी वो आपका जो राइट आंसर रहेगा। तो ठीक है, बट आप इसको ज्यादा दिमाग में रखिए क्योंकि 746 आपका ज्यादा यूज होता है। तो मैकेनिकल पावर जो आपकी डिफाइन होती है वो हमेशा जो है एचपी में हम लोग यहाँ पर डिफाइन करते हैं, और 1 HP इज इक्वल टू कितना होता है, 746 वॉट होता है। या फिर इसको मैं लिख सकता हूं, देखिएगा 0.746 किलोवाट। अगर आपको किलोवाट में करना है तो इसको आप जो है 1000 से डिवाइड कर दे, तो क्या हो जाएगा 0.746 किलोवाट। तो आई होप ये बात आपको जो है क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो यहां पर हमने जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पावर पढ़ लिया, मैकेनिकल एनर्जी और मैकेनिकल पावर पढ़ लिया, ठीक है। इसके बाद एक एनर्जी और आती है, दैट इज कॉल्ड एज द हीट एनर्जी। तो देखते हैं हीट एनर्जी में यहां पर जो है क्या है, ठीक है ना। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट क्या है, हीट एनर्जी हमारे पास है। तो यहां पर अब हमारे पास क्या है, नेक्स्ट टॉपिक इज कॉल्ड एज द हीट एनर्जी। अब ये हीट एनर्जी आपका जो बेसिकली क्या होता है, इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ वार्मथ। मतलब क्या है, गर्म होने की जो सेंसेशन होती है, जिसकी वजह से गर्म होने की फीलिंग्स आएगी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हीट एनर्जी बोलते हैं। जैसे कि अगर आपके पास हीटर रखा हुआ तो हीटर के सामने अगर आप जो है बैठेंगे तो वहां पर आपको जो है वार्मनेस की फीलिंग आएगी, या फिर आप जो है गर्मी की फीलिंग आएगी, या फिर गर्म होने की आपको जो है सेंसेशन होगा। तो बेसिकली ये आपका क्या है, दिस इज कॉल्ड एज द हीट एनर्जी। जो हीट एनर्जी आपको ट्रांसफर हो रही है और आप उसको जो है यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, यहां पर अगर मैं बात करता हूं हीट एनर्जी की, तो हीट एनर्जी इज कॉल्ड एज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ वार्मथ। वार्मथ का मतलब क्या होता है, गर्मी की फीलिंग्स को, ठीक है ना। अच्छा एक बात देखिएगा, तो इसका मतलब क्या है, हीट एनर्जी को हम लोग यहां पर किसी फॉर्मूले से डिफाइन भी करते हैं। वहां पर ये जो फॉर्मूला होता है विच इज कॉल्ड एज द एच। एच का मतलब क्या होता है, हीट एनर्जी यहां पर बोलते हैं। एच इज कॉल्ड एज द m इंटू एस इंटू थीटा। ये क्या होता है, m इंटू एस इंटू थीटा। यहां पर m क्या होता है, दिस इज कॉल्ड एज द मास। जो भी आपका ऑब्जेक्ट है उसका जो है मास कितना है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, इट इज कॉल्ड एज द मास। और यहां पर s क्या होता है, s इज कॉल्ड एज द स्पेसिफिक हीट। ये कांस्टेंट होता है, इट इज कॉल्ड एज द स्पेसिफिक हीट ऑफ द बॉडी, इट इज अ कांस्टेंट फॉर ए बॉडी, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट ऑफ द बॉडी, स्पेसिफिक हीट ऑफ द बॉडी, स्पेसिफिक हीट ऑफ बॉडी, ठीक है ना। अच्छा यहां पर थीटा क्या है, जो भी आपका टेम्परेचर राइज या फिर टेम्परेचर फॉल हो रहा है, राइज और फॉल इन द टेम्परेचर। यहां पर थीटा को हम लोग यहां पर डिफाइन करते हैं, राइज और फॉल इन टेम्परेचर, राइज और फॉल इन टेम्परेचर, ठीक है ना। टेम्परेचर का यहां पर जो है कितना राइज हो रहा है या फिर जो है फॉल हो रहा है, राइज और फॉल इन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी कितना हो रहा है, उसको हम लोग यहां पर जो है डिफाइन कैसे करते हैं, थीटा से डिफाइन करते हैं। तो आई होप ये बात आपको जो क्लियर हो रही होगी। H इज इक्वल टू क्या हो गया, m इंटू एस इंटू थीटा, वेयर m इज कॉल्ड एज द मास, s इज कॉल्ड एज द स्पेसिफिक हीट ऑफ द बॉडी विच इज द कांस्टेंट फॉर ए बॉडी, एंड थीटा इज कॉल्ड एज द राइज और फॉल इन द टेम्परेचर। मतलब अगर मैं बोलता हूं कि 1 डिग्री का राइज हो रहा है तो थीटा विल बी इक्वल टू 1। अगर यहां पर मैं बोलता हूं कि 1 डिग्री का आपका जो है अगर यहां पर आपका जो है 2 डिग्री का राइज हो रहा है तो आप जो है थीटा इज इक्वल टू 2 रख देंगे, ठीक है। तो बात बहुत ही सेम है, ठीक है ना। अच्छा यहां पर थीटा आपका पॉजिटिव या फिर नेगेटिव भी हो सकता है, तो यहां पर एनर्जी आपकी कंज्यूम या फिर लिबरेट भी हो सकती है। अगर एनर्जी आपकी कंज्यूम हो रही है तो H विल बी कॉल्ड एज नेगेटिव। जैसे अगर मैं यहां पर बोल रहा हूं कि थीटा इज इक्वल टू -1 आ गया, मतलब आपने जो टेम्परेचर को यहां पर आपने जो है डिक्रीज करवाया, राइज नहीं करवाया, डिक्रीज करवाया। तो इसका मतलब क्या है, टेम्परेचर आपका जब डिक्रीज हो रहा होगा इसका मतलब क्या, वो हीट एनर्जी को कंज्यूम कर रहा होगा। और अगर यहां पर आपकी जो टेम्परेचर राइज हो रही है तो इसका मतलब क्या, हीट एनर्जी को आपका जो है डिसिपेट कर रहा है। तो ये बात भी बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दिस इज कॉल्ड एज द बेसिक लॉ, H इज इक्वल टू m इंटू एस इंटू थीटा। इट इज द बेसिक डेफिनेशन फॉर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ द हीट एनर्जी
विच कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला m इंटू एस इंटू थीटा। तो ठीक है, ये बात आपको जो है क्लियर हो गई। अच्छा, अगर सपोज दैट कि मैं यहां पर जो है इसको एक तरह से और भी डिफाइन कर सकता हूं, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ वाटर। अच्छा देखिए, इसको देखिएगा यहां पर H इज इक्वल टू आपका जो है m, अगर मैं मास वाटर को मैं यहां पर ले रहा हूं, लेट अस टेक द एग्जांपल, यहां पर आपके पास वाटर एक बॉडी है, m उसका मास कितना है 1 kg आपने ले लिया, और S जो होता है, S इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट ऑफ द बॉडी विच इज 1 फॉर द वाटर, विच इज 1 फॉर द वाटर। तो मतलब क्या है, मैं यहां पर इसको जो है 1 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, और अगर आपने जो 1 डिग्री सेल्सियस से उसका टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये भी आपका जो है 1 हो जाएगा। तो यहां पर H इज इक्वल टू 1 आ गया, विच इज कॉल्ड एज द 1 किलो कैलोरी। यहां पर क्या हो जाएगा 1 किलो कैलोरी। तो ये जो आपका 1 किलो कैलोरी है, इसका मतलब क्या है, ये आपका वो हीट है जो आपका वाटर एब्जॉर्ब करेगा। कितने केजी का वाटर, 1 केजी का वाटर एब्जॉर्ब करेगा, जिससे कि उसकी टेम्परेचर की जो वैल्यू होगी वो 1 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज कर जाएगी। दिस इज कॉल्ड एज द heat energy. The heat energy which is consumed by the 1 kg of water to increase the temperature by 1 degree Celsius is called as the heat energy, which will be which can be given with the value of 1 kilocalorie. The heat energy which will be consumed will be equal to 1 किलो कैलोरी। तो आई होप ये बात आपको जो है क्लियर हो रही होगी कि 1 किलो कैलोरी को हम लोग यहाँ पर जो कैसे यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, द हीट एनर्जी विच इज कंज्यूम्ड बाय द वाटर ऑफ 1 kg टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी बाय 1 डिग्री सेल्सियस। तो आई होप इट इज वेरी वेरी मच क्लियर टू यू। ठीक है, अच्छा 1 किलो कैलोरी जो आपकी होगी विच कैन बी ऑल्सो कॉल्ड एज द 1000 कैलोरी। ठीक है ना, तो ये भी आपका, आप इसको जो है बोल सकते हैं कि 1000 कैलोरी आपकी एनर्जी कंज्यूम हो रही है। ठीक है ना, इस बात को भी आपको जो है ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके बाद देखते हैं बहुत ही एक सिंपल सा लॉ है, जूल्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग। दिस इज कॉल्ड एज द लास्ट हमारे पास टॉपिक है इसी चैप्टर का। इसके बाद हम लोग जो है कुछ स्टार्ट करेंगे सीरीज और पैरेलल के बारे में, वो आपको काफ़ी मजा आएगा। और एक बात और मैं आपको जो है बताया हूँ कि आपको अगर आपको जो है यहाँ पर नोट्स चाहिए हो तो आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे और ऐप में जाकर के आप नोट्स को डाउनलोड कर लेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि आप जो है नोट्स को पहले पढ़ के आएंगे तो आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर सब कुछ आपको जो पहले ही लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है ना, इसके बाद देखिएगा यहाँ पर क्या है, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक इज कॉल्ड एज द जूल्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग। ठीक है ना, तो लेट अस फाइंड इट आउट। नेक्स्ट क्या है, जूल्स लॉ, आप इसको बोल सकते हैं जूल्स लॉ। तो जूल्स लॉ आपका यहाँ पर क्या डिफाइन करता है, जूल्स लॉ बेसिकली होता क्या है और यहाँ पर ये आपका जो क्या डिफाइन करता है। तो जो भी हीट एनर्जी कंज्यूम हो रही है, ध्यान दीजिएगा, जो भी आपकी हीट एनर्जी कंज्यूम हो रही है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि कितना आपका काम हो रहा है। अच्छा एक बात बताइए, जैसे मैं आपको बोल रहा हूं कि रेजिस्टेंस में पावर कंज्यूम होता है। जैसे आपके पास बल्ब है, बल्ब में आपकी जो है पावर कंज्यूम होती है, जब वहां पर पावर कंज्यूम होती है तो उसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करता है। अगर आपका पावर कंज्यूम हो रहा है तो उसका जो है टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है कि वहां पर आपका जो है टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, मतलब वो हीट एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पर ये बात को बोलूं कि वो जितना ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा, हीट एनर्जी उतनी ज्यादा इंक्रीज करेगी। अगर आपने 100 वाट का बल्ब देखा होगा तो उसके पास जो हीट होती है वो आपकी ज़्यादा होती है। अगर 200 वाट का होगा तो वो ज़्यादा हीटेड होगा। अगर 300 वाट का आपका नाइक्रोम बल्ब के बारे में मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ तो वो आपका ज़्यादा हीटेड होगा और ज़्यादा आप टेम्परेचर, अगर आप जो पावर की वैल्यू को और ज़्यादा इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर आपका जो और ज़्यादा इंक्रीज होता रहेगा। मतलब क्या है, जो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करता है उसकी पावर उतनी ज़्यादा इंक्रीज करती है। इट मीन्स दैट आई कैन राइट इट एज H जो होगा, H is called as the heat energy will be directly proportional to, जितना आपका हीट एनर्जी आपका जो है कंज्यूम हो रहा है will be directly proportional to the वर्क डन आप बोल सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड भी बोल सकते हैं, वर्क डन और द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड। क्योंकि मैंने आपको बताया था एनर्जी इज सेम एज द एनर्जी, क्योंकि यहां पर जो एनर्जी है वो आपका जो सेम होता है वर्क डन के बारे में, क्योंकि दोनों का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, जूल होता है। ये बात मैंने आपको जो पहले भी बता रखी है, तो इस बात को भी दिमाग में रखेंगे। अच्छा, तो यहां पर क्या है, W/H, अगर मैं यहां पर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटा दूं तो ये देखिएगा, ये जो आपको जो लॉ है, ये लॉ आपको किसने दिया, जूल्स लॉ ने दिया। जूल्स ने ये आपका जो लॉ दिया था कि अगर मैं यहां पर बात करता हूं हीट एनर्जी की, तो हीट एनर्जी उतना ही प्रोड्यूस होगी जितनी वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम कर रहा होगा। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया कि W/H विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, यहां पर W/H विल बी कॉल्ड एज द जूल। J इज कॉल्ड एज द कांस्टेंट। ये आपका क्या है, एक कांस्टेंट है जिसको हम लोग जो है मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, जो है
मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। अब देखिएगा इस चीज को बहुत ज्यादा डेप्थ में पढ़ने की जरूरत नहीं है, इससे कभी भी क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। तो बस आपको बस इतना जो है ध्यान में रखना कि एक आपके पास जूल्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग एक टॉपिक था, बस यही आपको जो है दिमाग में रखना है, ठीक है ना। तो आई होप ये बात आपको जो है क्लियर हो गई होगी। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे।